गया 22nd क्वेश्चन नंबर। 22nd क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, हिंदी में एक तरफ है, इंग्लिश में दूसरी तरफ है। ये दोनों आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 22nd क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 22nd क्वेश्चन नंबर कह रहा है मैच करना है। नॉर्मन एंगल ये किससे रिलेटेड है? रिचर्ड एशले किससे रिलेटेड है? मार्था फाइनमोर किससे रिलेटेड है? निकोलस पोलेंजा किससे रिलेटेड है? जैसे मुझे मालूम है कि निकोलस पोलेंजा जो है वो आइडियलिज्म से रिलेटेड है, नहीं सॉरी, जैसे मुझे मालूम है निकोलस पोलेंजा ये पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है, तो 4 का सी नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें। ये निकोलस पोलेंजा ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। तो इससे को हम देखते हैं 4 का ए कहाँ पे है? 4 का ए आपका एक ही में है, आपका इससे एक ही से बन जाता है, लेकिन आप इसको पूरा देखे बगैर आगे मत बढ़िएगा, हम पूरा मिलाएंगे, पूरा देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास इसको पूरा यहाँ पे नॉर्मन एंगल ये किससे रिलेटेड है? ये आइडियलिज्म से रिलेटेड है, तो 1 का डी। 2 का ए, 2 का सी यानी कि रिचर्ड एशले पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है, रिचर्ड एशले पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। 3 का बी मार्था फाइनमोर ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है, मार्था फाइनमोर, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि समाज ही सब कुछ बनाता है, समाज ही हमारे माइंड को शेप देता है, ठीक है। समाज में जो हम देखते हैं वही सत्य के रूप में हमारे माइंड में बैठ जाता है, कोई भी चीज है वो समाज बनाता है हमारी नजरों में, ठीक है। मार्था फाइनमोर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। निकोलस पोलेंजा ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, तो ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 23rd, जो कि एक जो है मैच द फॉलोइंग है। ये भी 23rd क्वेश्चन है, हाइपर रियलिटी किससे रिलेटेड है? जेंडर एज परफॉर्मेंस ये किससे रिलेटेड है? आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रोच किससे रिलेटेड है? बैलेंस ऑफ टेरर किससे रिलेटेड है? जैसे कि मुझे पता है कि बैलेंस ऑफ टेरर जो है ये बैलेंस ऑफ टेरर लास्टले पर्सन से रिलेटेड है, तो 4 का ए से ही यहाँ पे हमारा नहीं बनता है, क्योंकि ये 2 हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुझे पता है कि जेंडर एज परफॉर्मेंस ये जूड बटलर से रिलेटेड है, तो 2 के बी से हमारा 2 के बी से भी नहीं बनता, नहीं 2 के बी से यहाँ पे ये बन जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ए का सी देखते हैं, हाइपर रियलिटी रिलेटेड है जीन बॉर्डरलैंड से, ठीक है। 2 का जेंडर एज परफॉर्मेंस इससे रिलेटेड है, बता ही दिया। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस ये रिलेटेड है लुइस अल्थ्यूजर से, आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रोटस ये रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैच द फॉलोइंग, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में कह रहा है, 23rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 23rd क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच इज नॉट वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिस्ट प्रिंसिपल बाय हंस मार्गेनथाउ ने 6 प्रिंसिपल दिए थे, कौन सा नहीं है हमें ये नहीं देखना है, कौन कौन सा है हमें वो देखना है। तो ये 4 करेक्ट हैं, ये 4 हम देख सकते हैं, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा इसमें करेक्ट है ये आप देख सकते हो, ठीक है। और हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है, यहाँ पे हमारा आ जाता है, ठीक है। कौन सा है? पहला रैशनल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लॉ दैट हैज देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर, ठीक है। ये है एक प्रिंसिपल हंस मार्गेनथाउ का, ठीक है। इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर इज व्हाट गिव्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज ऑटोनॉमी स्पेयर अगेंस्ट, ये है, ठीक है। बी वाला भी होगा, हिंदी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में सारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है। नेक्स्ट ये है, बी वाला भी होगा इसमें। सी वाला देखते हैं क्या कह रहा है। सी वाला कह रहा है मीनिंग एंड कंसर्न ऑफ बोथ इंटरेस्ट एंड पावर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। डी वाला इन प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट स्टेट आर नॉट बॉन्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी आता है। क्या नहीं आता है? ई वाला नहीं होगा, इसका आंसर 6 प्रिंसिपल्स में ये नहीं है। मॉरल एस्पिरेशंस ऑफ अ नेशन शुड बी द बेसिक ऑफ स्टेट एक्शन इन आईआर, कभी नहीं। क्या कभी बहुत
मॉरलिटी, बहुत ज्यादा इथिकलिटी से क्या कभी कोई नेशन चल पाएगा इंटरनेशनल रिलेशन में? कभी नहीं, जब तक उसमें डिप्लोमेसी ना हो और चीजें ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 25th क्वेश्चन हमारे सामने है। 21st क्वेश्चन कह रहा है द कोलंबो प्रपोजल वाज रिलेटेड टू। कोलंबो प्रपोजल सीधा सा सच्चा सा क्वेश्चन है। कोलंबो प्रपोजल किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था प्रपोजल ऑफ श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर फॉर रिजॉल्विंग इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। कोलंबो प्रपोजल रिलेटेड था भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर का जो झगड़ा चल रहा था उससे रिलेटेड था, जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के मध्यस्थता से वो घटाने की कोशिश हो रही थी। ये 1962 में आया था कोलंबो प्रपोजल, 1962 में आया था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ये अरेंज किया गया था कोलंबो में नॉन अलाइन मूवमेंट मेंबर के द्वारा। ठीक है, जिसका एकमात्र इसका जो है था कि हिंदी चीनी भाई भाई रहे, इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which is incorrect about Southern African Development Community and its relation with India? ठीक है, कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो कौन कौन सा सही है पहले हम वो देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट, इसके बारे में हमें और जानकारी मिलेगी। 1980 में ये बना था। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब था मेलजोल बढ़ाना, कॉपरेशन की वजह से ये ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, मॉरिशस इज द मेंबर ऑफ SADC। ठीक है, SADC है 16 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, 18 कॉन्क्लेव इन इंडिया एंड अफ्रीका प्रोजेक्टेड पार्टनरशिप वाज हेल्ड इन 2000। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। 18 कॉन्क्लेव जो हुआ था, मीटिंग जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस जो हुआ था इंडिया और अफ्रीका को प्रोजेक्ट करते हुए, उनके पार्टनरशिप को प्रोजेक्ट करते हुए, ये 2023 में न्यू दिल्ली में हुई थी, ये बॉम्बे में नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इसके बारे में देखिए, हमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट की जानकारी इसके बारे में हमें मिल गई EU वगैरह की तरह। तो इसका ये फायदा है इस तरह से करने का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल GCC एंड इंडियन एंगेजमेंट विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? तो पहले हम लोग देखेंगे कौन सा करेक्ट है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल 1981 में बना था। ठीक है, और इसका गलत वाला पहले हम लोग नहीं देखेंगे, मतलब जो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, जो गलत है इसका ऑप्शन, वो नहीं देखेंगे। पहले सारे करेक्ट देख के हम अपने माइंड में बैठाएंगे। India's strategic partnership with the GCC focused primarily on energy security and trade। ठीक है, ये है। The latest GCC summit held in December 2013 in Doha, कतार, ये है। ठीक है, लेटेस्ट जो दोहा कतार में हुआ है। नेक्स्ट, इंडिया एंड GCC साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनहेंसिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू साइड 2024। ठीक है, यहाँ आप हिंदी में इसका देख सकते हैं। इसमें से जो गलत है वो ये है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब, UAE, ईरान 7 मेंबर्स है GCC के, ये बिल्कुल गलत है। जो करेक्ट मेंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, साउथ अफ्रीका, UAE। देयर आर 6 मेंबर्स हैं, 7 नहीं है, यानी कि ईरान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये 6 मेंबर हैं जो कि करेक्ट है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, जो यानी कि इसका आंसर बी, यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे आते हैं हम लोग। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28th क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है अफ्रीकन यूनियन के लिए। तो इसमें से पहले हम देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है, ताकि हमें कुछ नॉलेज मिल जाए। अफ्रीकन यूनियन 2001 में स्टैब्लिश हुआ था एडिस में, यूथोपिया एक देश है, वहां के शहर में हुआ था ये। ठीक है, इट रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी सेटअप इन 1963 में जो अफ्रीकन यूनिटी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी, उसकी जगह पे अफ्रीकन यूनियन बन गया था 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट 55 मेंबर्स हैं। अफ्रीकन यूनियन इंडक्टेड इनटू G20 में भी 21st मेंबर की तरह, इट्स 21st मेंबर। EU हैज बीन इंडक्टेड इनटू G20 एज G20 में 21st मेंबर की तरह EU का आगमन हुआ है। इतनी बातें तो यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या करेक्ट नहीं है वो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या करेक्ट नहीं है।
कोमोरोस संघ यानी कि यूनियन ऑफ कोमोरोस इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ करंट चेयर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। ये बिल्कुल गलत है। संघ का वर्तमान अध्यक्ष ये नहीं है, ठीक है। यूनियन ऑफ कोमोरोस ईयू का वर्तमान अध्यक्ष नहीं है। इसका मॉरिटिनियस इज द करंट चेयर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। द करंट चेयरपर्सन ऑफ ईयू इज मॉरिशियन प्रिंसिपल। मॉरिशस के जो प्रिंसिपल है, ठीक है, सॉरी प्रेसिडेंट है मोहम्मद उल्ड गजावनी, वो है इसके चेयरपर्सन। यूनियन ऑफ कोमोरोस वाज द चेयर फॉर 2023 में थे वो। ईयू के प्रेजेंटली मॉरिशस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अपने। कितनी सारी जानकारी हमें मिल रही है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ दीज आर करेक्ट अबाउट द गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन के रिगार्डिंग कौन कौन सा करेक्ट है, तो हम गलत देखने की इसमें जरूरत है ही नहीं, सिर्फ हम करेक्ट वाला देखेंगे। तो 1 2 3 4 करेक्ट है, 1 2 3 4 करेक्ट है। देखते हैं। मेन प्रिंसिपल अंडरलेइंग द गुजरात डॉक्ट्रिन का क्या था, भारत की विदेश नीति में गुजरात सिद्धांत अतिनिहित मुख्य सिद्धांत पारस्परिक था, ठीक है। यानी कि मेन जो फॉरेन पॉलिसी था वो नॉन रेसिप्रोकल था, ठीक है। मुख्य सिद्धांत, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन एम्फसाइज जोर देता था ये इंडिया इमीडिएट नेबर पे, मतलब कि उनके कॉपरेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट, गुजराल डॉक्ट्रिन का जो ऑफरिंग यूनिलैटरल कंसेशन टू नेबरिंग कंट्री टू एड्रेस हिस्टोरिकल जनरल, ठीक है। प्राइमरी ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ये चारों आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये काम आएंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, ये चारों आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट प्रोनाउंस्ड बाय मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल व्हेन ही वाज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1996 में इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा ये प्रपोज्ड हुआ था, ठीक है। सो 29 का ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पे, हिंदी वाला आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 क्वेश्चन। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सार्क। सार्क से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 3 5। ये स्टेटमेंट सिर्फ हमें पढ़ना है जो करेक्ट वाला है, इनकरेक्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, वो एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करता है। जियाउर रहमान देन प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश मोटेड टू द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सार्क, ठीक है। जियाउर रहमान देन प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये सार्क का कॉन्सेप्ट दिया था फॉर्म करने के लिए। सार्क का जो चार्टर था वो 8 दिसंबर 1985 को साइन हुआ था। सार्क हेडक्वार्टर लोकेटेड है काठमांडू में, नेपाल में, ठीक है। लास्ट सार्क समिट वाज होस्टेड बाय नेपाल इन 2016 में लास्ट सार्क समिट हुआ था नेपाल में, ठीक है। ये गलत है, ये जो है बिल्कुल गलत है, ये करेक्ट नहीं है। लास्ट जो सार्क समिट है वो नेपाल में नहीं हुआ था। ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, ये आप देख के बताइएगा कि ये कहाँ पे हुआ था, क्योंकि या फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं ही आपको बता दूं कि लास्ट सार्क समिट कहाँ हुआ था। लास्ट सार्क समिट जो हुआ था वो हम कह सकते हैं 2014 में हुआ था। ये नेपाल में तो हुआ था बट 2016 में नहीं हुआ था, 2014 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूजन होता है तो हमें गलत ऑप्शन को एकदम इग्नोर करना है, ठीक है। अफगानिस्तान ज्वाइंट 8th मेंबर के तौर पे 2007 में अफगानिस्तान ज्वाइन किया था सार्क मेंबर के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31st क्वेश्चन कह रहा है आलोचनात्मक सिद्धांतों के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा क्रिटिकल थ्योरी के बारे में करेक्ट नहीं है, ये कह रहा है। तो कौन सा करेक्ट है वो देखते हैं। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। कौन कौन सा करेक्ट है पहले वो पढ़ते हैं। क्रिटिकल थ्योरी जो आलोचनात्मक थ्योरी होती है वो जोर डालती है एजेंसी ऑफ नॉन स्टेट एक्टर पे, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर पे, सोशल मूवमेंट पे, मार्जिनल ग्रुप्स पे इन द चैलेंजिंग डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे आप हिंदी में इसका पढ़ सकते हैं क्या दिया हुआ है।
ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे जो है पहला वाला इनका क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ एन नॉर्मेटिव इन नेचर होती है। नॉर्मेटिव एज क्रिटिकल थ्योरी कहती है क्रिटिसाइज करना किसी को, कैसे कहती है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है, ये सब इसके फीचर्स है, ये सब क्रिटिकल थ्योरी के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कभी लिखने का मौका मिले तो। क्रिटिकल थ्योरी डीपली क्रिटिकल पावर स्ट्रक्चर हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है दादा के बाद उसका पोता, पोते के बाद, मतलब एक तरह से हायर खानदानी चलता चला आने वाला। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर ऐसी कोई पावर है तो ये उसके खिलाफ लड़ता है, ठीक है, पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ता है, ठीक है। फेमिनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्टिविज्म, नियो मार्क्सिज्म, ये सारे जो हैं ये एक छाते के नीचे आते हैं क्रिटिकल थ्योरी के, ठीक है। ये सब एक तरह की क्रिटिकल थ्योरी है। फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी में जो है वो मेन स्ट्रीम है क्रिटिकल थ्योरी का, मतलब वो जर्मनी में जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो मुख्य धारा है इसकी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये वाला डी वाला ऑप्शन इनका क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड नहीं होगा। इसका करेक्ट यहां पे पढ़ लीजिए आप। क्रिटिकल थ्योरी हाइलाइट्स और अंडरस्कोर द रोल ऑफ आइडेंटिटी, सब्जेक्टिव एंड एजेंसी इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन को शेप करने में ये सारी चीजें ये काम आती हैं। क्रिटिकल थ्योरी हाईलाइट अंडरस्कोर द रोल ऑफ, अंडरस्कोर करता है, ठीक है। ये गलत है यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। WTO कौन कौन से इसके चीफ एग्जीक्यूटिव इस समय कौन है, कौन नहीं है। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नेगेटिव वाला हमें नहीं देखना है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये हमारे माइंड में बैठ जाता है गलत वाला और फिर वहां पे कंफ्यूज करता है, तो इसको हमें नहीं देखना है। WTO का कौन है? निकोजी ओग्जो वाला ये है। IMF का कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जेवा ये है। WTO का ट्रोडोस एंड्रोनम गड्रम, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है इसलिए मैं माफी चाहूंगा। वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे अजय भंगा है, ठीक है। IAER का रेफेल गोस्टी है। UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट के वोल्कर टिकनर है, ठीक है। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के नहीं है। डेविड मालपास आप वर्ल्ड बैंक के नहीं है। वर्ल्ड बैंक का आपका जो प्रेसिडेंट है इस समय वो अजय भंगा है, ठीक है। जो डेविड मालपास है वो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। वो UN के इस समय फॉर्मल सेक्रेटरी रहे हैं वो, ठीक है, फॉर्मल अंडर सेक्रेटरी रहे हैं। प्रेजेंटली उनका क्या दायित्व है ये आप मुझे देख के बताएंगे, ठीक है। प्रेजेंटली वो किस चीज के लिए अपॉइंट किए गए हैं ये आप मुझे देख के बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से नॉन स्टेट एक्टर इंटरनेशनल रिलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। कौन कौन नॉन स्टेट एक्टर है? ये है, ये है, ये है, ये है। ई वाला यूनाइटेड नेशंस नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये जो है स्टेट एक्टर है। तो मल्टीनेशनल MNCs नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब जो कि कंट्रीज को प्रभावित करते हैं, कंट्रीज के डिसीजन को, गवर्नमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें नहीं है? UN है कंसिडर्ड नहीं, नॉट कंसिडर्ड एंड नॉन स्टेट एक्टर, ओके। UN नॉन स्टेट एक्टर है, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब है कि जो एक तरह का जो किसी भी कंट्री के लिए काम ये सबके लिए कर रहा है, नॉन स्टेट एक्टर जो है, ठीक है। ये स्टेट एक्टर है मतलब, ठीक है। डायरेक्टली कौन कौन प्रभावित करता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन करते हैं, MNCs जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो धमकी देते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके लेबर को निकाल देंगे। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। ग्रीन पीस है, ठीक है, हॉथिंग्स है, ठीक है। UN एक स्टेट एक्टर है, ठीक है। ये एक स्टेट एक्टर है, ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ठीक है। सो UN इसका आंसर ई हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 है। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से डिफाइन, आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा इसमें से एसेंशियल कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट, कौन सा इसमें से एसेंशियल इसके रिगार्डिंग मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन जो हुआ था 1933 में, कौन सा इसमें से उससे रिलेटेड है? तो 1, 2, चौथा, पांचवा, ये 5 इससे रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो ये कन्वेंशन याद रखिएगा। ये कन्वेंशन 1933 में हुआ था। इससे रिलेटेड जो चीजें हैं 4 चीजें याद कर लीजिए। इसमें टेरिटरी और बॉर्डर्स डिसाइड हुए थे,
परमानेंट पॉपुलेशन के बेसिस पे ये डिसाइड होता है। इफेक्टिव गवर्नमेंट कैसी है ये इसके अंदर आता है। कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, ये 4 इसके फीचर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। थर्ड इसका फीचर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे आप सारे पढ़ सकते हैं, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 35th क्वेश्चन आता है। 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 35th क्वेश्चन कह रहा है कि 35th क्वेश्चन भूटान हैज नॉन, ओके 35th क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें से, एक मिनट, 35th क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से स्पेशल रिलेशन बिटवीन साउथ एशियन नेशन विद चाइना, ठीक है, विच आर द एक्सपेक्ट, कौन से एक्सपेक्ट मतलब होता है पार्ट, ठीक है, कौन से ऐसी चीजें हैं, फीचर्स हैं जो स्पेशल रिलेशन बनाते हैं साउथ एशियन नेशंस का चाइना के साथ, ठीक है। तो इसमें जो पहला आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। देखते हैं क्या है। श्रीलंका साइन किया था रबड़ राइस पैक्ट चाइना के साथ 1952 में, ठीक है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था कि रबड़ हम देंगे और चावल आप देंगे, ठीक है, इस तरह का था, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान एंड चाइना डिक्लेयर्ड देयर रिलेशनशिप एज इंडिस्ट्रक्टेबल आयरन क्लैड ब्रदर, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना ने अपने रिलेशनशिप को एक जोड़ की तरह, बहुत मजबूत जोड़ की तरह इन्होंने स्थापित कर लिया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है साउथ एशियन नेशंस और चाइना के बीच में जो भी रिलेशन है। दोनों श्रीलंका और मालदीव्स अलाउ किए हैं चाइना को ताकि वो अपने सर्विलांस शिप रख सकता है, बहुत इंडिया के जो कोस्ट के क्लोज हैं, ठीक है, इन दोनों ने अलाउ कर दिया है चाइना को वहां पोर्ट बना के वहां पे करने के लिए, ठीक है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव ज्वाइन कर लिया है चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जिसका नाम है BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कभी भी ये सही नहीं है क्योंकि भूटान कभी भी अभी तक भूटान which till now didn't join China expressed desire to join, नहीं ये गलत है। भूटान has not joined neither, इसने कोई एक्सप्रेस नहीं किया इंटेंशन कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये ज्वाइन करना चाहता है। तो इसमें से 1 2 3 4 ये 4 सही हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो रबड़ राइस पैक्ट था वो 1952 में चाइना और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ठीक है। भूटान अभी भी हमारे साथ खड़ा है, आगे बढ़ सकते हैं हम इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन हम देखते हैं। 36 क्वेश्चन में डी आंसर करेक्ट है। 36 क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के पहले 2 दशकों में दौरान भारत की विदेश नीति का कौन सा हिस्सा नहीं है। विदेश नीति का न्यूट्रलिटी, साफ साफ ये एकदम नहीं था, न्यूट्रलिटी एकदम नहीं था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज नॉट सेम एज न्यूट्रलिटी, ये तो बिल्कुल नहीं था। ये था पंचशील एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961, अफ्रो एशियन यूनिटी ये भी हुआ था, मल्टीलेटरलिज्म ये भी हुआ था, बट बहुविपक्षीवाद भी था, सब था, बट ये नहीं था। न्यूट्रलिटी बिल्कुल भी नहीं था, तटस्थता बिल्कुल भी नहीं थी। नॉन अलाइनमेंट और तटस्थता दोनों एक चीज नहीं है, ये बात हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है। नॉन अलाइनमेंट और न्यूट्रलिटी कभी भी एक नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता के पहले 2 दशकों के दौरान भारत की विदेश नीति को आकार देने के लिए इनमें से कौन सा कारक सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण है तो सबसे कम महत्वपूर्ण गांधी से रिलेटेड है, ठीक है। गांधी का जो फिलॉसफी था पीस और कॉपरेशन का, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। आज के जमाने में भी, उस समय भी कुछ नहीं था, आज के में भी कुछ नहीं है, ठीक है। कौन से सबसे कम फैक्टर जो है महत्वपूर्ण वो ये था। एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ ये भी, बाइपोलरिटी, ये सब महत्वपूर्ण था पहले 2 दशकों में। दशक का मतलब डिकेट्स, डिकेट्स का मतलब 10 ईयर, एक डिकेट का 1 डिकेट इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज लीस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम। कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट टाइम, आज के समय में कौन सा सबसे कम जो है इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सबसे कम महत्वपूर्ण फीचर है इंडियन फॉरेन जो है पॉलिसी का। तो ये न्यूक्लियर नॉन अलाइनमेंट नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी है, ठीक है। परमाणु अप्रसार नीति, ठीक है, ये सबसे जो है कम है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे हैं। इंडिया डिड नॉट साइन रेक्टिफाई न्यूक्लियर, रेक्टिफाई का मतलब सही करना, अमेंड करना, कुछ चेंज लाना, रेक्टिफाई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी कंप्रेहेंसिव, इसने दोनों ट्रीटी साइन नहीं की है, CTBT भी नहीं की है और
एनपीटी भी नहीं की है। ठीक है, इंडिया ने ये दोनों साइन नहीं किया है, ये बात हमें याद रखने की जरूरत है। तो इससे इंडिया का सबसे कम जो प्रभाव है इंडिया की पॉलिसी का, ठीक है, आज के समय में वो इसी से है, क्योंकि इंडिया ने जब साइन नहीं किया तो क्या मतलब है ना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इनमें से कौन सा भारत के परमाणु सिद्धांत के तत्वों या घटकों में से एक नहीं है, कौन सा रिलेटेड नहीं है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से। ठीक है, कौन कौन सा रिलेटेड है? एमसीडी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस है, नॉट फर्स्ट यूज, नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट, ये भी है कि जो जिसके पास न्यूक्लियर स्टेट नहीं होगा, हम जो जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं होगा, हम उसके ऊपर न्यूक्लियर हथियार का यूज, न्यूक्लियर बम का यूज नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज, पहले हम यूज नहीं करेंगे। मैसिव रिटेलिएशन, अगर कोई हमारे ऊपर करेगा तो उससे बहुत बुरा उनके ऊपर हम घात करेंगे। ठीक है, और आता है सिविलियन कंट्रोल। ठीक है, सिविलियन कंट्रोल भी है इसमें। सिविलियन कंट्रोल का मतलब है कि हम नागरिकता नियंत्रण का भी इसमें एक प्रावधान है। कौन सा नहीं है? तो ये ई वाला नहीं है, गैर परमाणु राज्यों में परमाणु क्षति प्रदान करना, ये गलत है। ठीक है, हमने कभी भी जो जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उसको कभी हमने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें परमाणु हथियार से अम्ब्रेला मतलब उसके संरक्षण देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 40 क्वेश्चन की तरफ। मेनी क्रिटिक्स, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना। मेनी क्रिटिक क्वेश्चन इंडिया एडहेरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन एलिगेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया ने जारी रखा या उसको यूज किया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम जो है सेपरेट रहेंगे, अलग रहेंगे सबसे, उसके लिए कई बार इंडिया को क्रिटिक वो किया जाता है कि ये गलत था। 1956 में ब्रिटेन अटैक इजिप्ट ओवर द स्विस कैनाल इशू, इंडिया लेट द वर्ल्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द न्यू colonialism इन्वेंशन, बट इन द सेम ईयर व्हेन द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, इंडिया डिड नॉट जॉइन पब्लिक कंडेमेशन। ठीक है, कंडेमेशन का मतलब विरोध करना। ठीक है, पब्लिकली जब, इसका कहने का मतलब ये है, रीजन ये है कि इंडिया पहले तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो किया कि भाई हम अपना खुद का देखेंगे, हम किसी के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम में, लेकिन जब 1956 में ब्रिटेन ने स्विस कैनाल के लिए इजिप्ट के ऊपर अटैक किया तो इंडिया ने कहा कि ये नए तरीके के कोलोनिज्म का जो है औपनिवेश शासक पैदा हो रहा है जब ब्रिटेन के विरोध में। लेकिन उसी साल जब रशिया यूएसएसआर ने सोवियत यूनियन ने यूएसएसआर ने जब हंगरी के ऊपर अटैक किया तब कभी इंडिया ने उसका विरोध नहीं किया। तो सही है, ये इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही है कि ए इसका, ए और आर दोनों करेक्ट है, आर करेक्ट रीजन है, एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, 41 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 41 क्वेश्चन कह रहा है कि Which of the following principle was not a key tenet of the non-alignment movement? Non-alignment movement का कौन सा इसमें से फीचर नहीं था? तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हमें भी जीने दो, अपने भी जियो, ये था। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, किसी के भी अंदरूनी मैटर में हम लोग फालतू हल्ला घुसेंगे नहीं अदर नेशंस के, ये भी था। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये बिल्कुल नहीं था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, इसका कोई मतलब नहीं था। टू अवॉइड alignment with a major power block and maintain independence, anti colonialism and anti imperialism, ये था। ठीक है, ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देख सकते हैं लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, नाटो, ऑल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये सारे कलेक्टिव सिक्योरिटी बेस्ड है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कभी भी कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बेस्ड नहीं है, उसके फीचर ये सारे कह सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सिद्धांत नहीं है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं है। ये सारे हैं ए बी डी ई। ठीक है, और कौन कौन से कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर बने हुए हैं? लीग ऑफ नेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, नाटो है, ये सारे बने हुए हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इंडिया होस्टेड ओनली वन नाम सबमिट, इट वाज 7th नाम सबमिट। 1983 में इंडिया ने होस्ट किया था एक नाम सबमिट, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए 1982 में इंडिया ने ये समिट हेल्ड की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, 7th समिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज क्रेडिटेड टू हैव, 43rd क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता। ठीक है, यानी कि नॉन अलाइनमेंट को
किसने ये टर्म कॉइन किया था, किसने ये इसका जिक्र किया था? तो के कृष्णा मेनन ने इसका जिक्र किया था, ठीक है। के कृष्णा मेनन ने इसका जिक्र किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृष्णा मेनन was a defense minister during the Indo-China war and has to resign after the war. After the war ये इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 44th क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कृष्णा मेनन ने, डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे 1962 के टाइम पे, उन्होंने इसका जिक्र किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44th क्वेश्चन है। 44th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? कंटेम्पोररी ट्रेंड इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन, आज के समय के हिसाब से कौन सा इसमें से गलत है? पहले तो कौन कौन सा सही है वो पढ़ लेते हैं। तो ए, बी, सी, ई, ये सब सही है। देखते हैं क्या कह रहा है। इंडिया मूविंग क्लोजर टू यूएसए एंड वेस्टर्न अलाइन नॉट ओनली इकोनॉमिक डोमेन। हाँ, इंडिया यूएसए की तरफ बढ़ रहा है, मतलब यूएसए से मिलनसार हो रहा है मिलिट्री मैटर में भी और इकोनॉमिक मैटर में भी, और अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू फाइंड बैलेंसिंग एट। सेकंड देखते हैं बी वाला, सुपर पावर्स रशिया के बीच में एक तरह का ये जो है इट इज ट्राइंग टू डू फाइन बैलेंसिंग, बैलेंस बना रहा है सबके बीच में, रशिया और बाकी यूएसए वगैरह के बीच में। लीडर ग्लोबल साउथ बाय राइजिंग द वॉइस ऑल पॉसिबल फोरम, ठीक है। सारे पॉसिबल फोरम पे साउथ के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए ये खड़ा हो रहा है इंडिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्ट नॉन अलाइनमेंट, अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच। नॉन अलाइनमेंट की जगह मोर मल्टी अप्रोच, मतलब सबके साथ खड़े होने का ये प्रयास कर रहा है इंडिया, ठीक है। रिवर्स, इंडिया इज एबल टू, ये जो डी वाला पॉइंट है ना, ये गलत है, ये ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही है। इसका रिवर्स ये है, इंडिया इज एबल टू लेवरेज इट्स इकोनॉमिक पावर इन गेटिंग इट्स वे आउट ऑफ डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिक, ये है इसका, ठीक है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो डी वाला इसमें ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें से विच प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन एम्फसाइजेस द प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल, मतलब किस, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्ट पावर है। जाहिर सी बात है कि आप हमारे घर में आए, हम आपके घर में आए, हम संबंध अच्छा करें, पब्लिक डिप्लोमेसी में, एजुकेशनल वे में हम आपके बच्चे को पढ़ाएं, आप हमारे बच्चे को पढ़ाएं, ठीक है। योगा से, एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये सब सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर नहीं। हार्ड पावर का मतलब होता है वॉर, लड़ाई मार, ठीक है। सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर मतलब कि हम लोग सहयोग करें एक दूसरे का और भाईचारा बना के रखें, ठीक है। धीरे से समझाना होता है, ये बिना धमकी के, सॉफ्ट पावर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत अमेरिका संबंधों के बारे में कौन सा गलत है, ठीक है। सो ये कह रहा है डुवाल्डी ईश्वर वर फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो गलत है कौन सा यूएस रिलेशन के, ये तो सही है। यूएसए इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, ये भी सही है। डुवाल्डी ईश्वर वाज फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन, जब बहुत मतलब जब ना लोएस्ट पॉइंट हो गया था, मतलब एकदम घटिया स्तर का रिलेशन हो गया था हमारा यूएसए के साथ 1971 में, जब यूएसए ने अपने जहाजों को खड़ा कर दिया था पाकिस्तान की तरफ झगड़ा करने के लिए, तभी हमारी मदद किया था यूएसए, रशिया यूएसए के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो जो हमारे खिलाफ खड़ा है उसकी हम लोग कभी मदद नहीं कर सकते, जो हमारे लिए खड़ा है उसके साथ हमें हमेशा खड़ा रहना चाहिए बुरे समय में। ये भी सिखाता है हमें पॉलिटिकल साइंस। यूएस साइन सिविलियन न्यूक्लियर डील, एनटीपीटी, ठीक है, ये भी ठीक है। इंडिया अवॉइड फ्रेंडली ऑर्डर, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है। इंडिया कंटिन्यू फ्रेंडली अप्रोच टुवर्ड्स रशिया डिस्पाइट इट्स अटैक ऑन यूक्रेन, यूक्रेन के बावजूद, और यूएसए और वेस्टर्न एलाई, मतलब वेस्टर्न जो दोस्त हैं वेस्ट के सारी कंट्रीज, वो अनहैप्पी रहे तब भी इंडिया कोई मतलब नहीं है, यूएसए के साथ वो खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन, इंडो यूएस एग्रीमेंट, ठीक है। इंडो यूएस एग्रीमेंट में कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? कौन कौन सा करेक्ट है? ए, बी, ये देखते हैं आगे। बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन, बेका, इसको हम लोग बेका कहते हैं, ये 2020 में इसका हुआ था बेका का, और कम्युनिकेशन कम्युनिटी कॉस्मो कासा 2018 में, ओपन स्काई एग्रीमेंट 2005 में, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ 2016, इनिशिएशन फॉर द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी 2022, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी गलत है, ये 2020 में बना था ना कि 2021 में बेका,
टेक्नोलॉजी 2022, ये देख लीजिएगा, सारे आपको काम आएगा सारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें से, 1 मिनट, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है। 48 कह रहा है कौन सा इसमें से इंडिया और चाइना आर मेंबर्स, विच इन विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एंड चाइना आर मेंबर्स। इंडिया और चाइना किसमें से मेंबर है? ए में है एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन में है, ब्रिक्स में है इंडिया और चाइना, ईस्टर्न एशियन समिट में है, इसमें है, G20 में है। रिकैप में नहीं है, इंडिया हैज नॉट ज्वाइन रिकैप इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं सी इसका राइट आंसर है। 49th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 49th क्या कह रहा है? द कोर इशू ऑफ कंटेंशन इन द कौन सा कोर इशू था? सीनो इंडियन बॉर्डर, मतलब कि चाइना से रिलेटेड, कंपीटिंग क्लेम ओवर अनडिफाइंड सेक्शन ऑफ द बॉर्डर, ये मेन इशू था चाइना के साथ हमारा। सीनो इंडिया का मतलब है ये चाइना से रिलेटेड है, इंडिया चाइना से, ठीक है। कौन सा मेन इशू था? कंटेंशन, तनातनी, कंटेंशन का मतलब होता है तनातनी, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा, सॉरी नहीं 49th में बी हो जाएगा। सीमा के परिभाषित खंडों पर अप्रति दावे, फालतू का दावा करता था चाइना, ठीक है। इसका आंसर ये क्या है? 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज फेसिंग इंडो चाइना रिलेशन। कौन सा मेजर चैलेंज नहीं था? बॉर्डर डिस्प्यूट हिमालय का था, rivalry for influence इंडो पैसिफिक था, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना नेबरिंग था है, कौन सा नहीं? इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी, ये नहीं था। चाइना सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का आज भी, तो ये कैसे हो सकता है? 51 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 51 क्वेश्चन, 51 विच ऑफ नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में हुआ था, गलवान वैली क्लैश गलवान में 2020 में हुआ था, वुहान स्पिरिट 2018, पंचशील 1954 में हुआ था, ये गलत है, पंचशील डी वाला, डी ऑप्शन इसका। इंडिया गेव शेल्टर टू दलाई लामा 1956 में, 59 में इंडिया ने दलाई लामा को दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है ये? कौन सा LOC पे 5 पॉइंट विच इज नॉट वन ऑफ द 5 पॉइंट बिटवीन इंडिया चाइना सॉल्व द हाईएस्ट LOAC, ठीक है, 5 पॉइंट्स कंसेशन 2020 में जो हुआ था, कौन सा इसमें से नहीं है? रिस्पेक्ट करेंगे इसकी लाइन की, ये था। डिसग्रेस फॉर द फेस लोकेशन, ये था। डिस्चार्ज, बोथ कंट्रीज शुड अवॉइड शोइंग अदर टेरिटरीज अक्रॉस, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ये कोई मना नहीं कर सकता। चाइना भी हमारी आंध्र प्रदेश की टेरिटरी को अपने उस पे मैप पे दिखाता है, ये नहीं था, सी वाला नहीं था, ठीक है। कम्युनिकेशन थ्रू एस्टेब्लिशिंग मिलिट्री पावर, ये है। टू वर्क टूवर्ड्स पीसफुल रिजोल्यूशन, ये है। हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सी वाला ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 53 क्वेश्चन पे। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से, 53 क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड इंडो चाइना रिलेशन। कौन सा एडवर्सली इंडो चाइना रिलेशन से हम मतलब एडवर्सरी अफेक्टेड नहीं था हमारा रिलेशन, जिससे बोथ कंट्रीज टेकिंग अपोजिट। इससे क्या मतलब है? क्लाइमेट पे अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, अपोजिट स्टैंड ले रहे हैं, तो ये हमारे रिलेशन को खराब नहीं करता था। खराब किया हमारे रिलेशन को चाइना और पाकिस्तान का एक आना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का खराब किया हमारे रिलेशन को चाइना से। इंडिया नॉट एक्सेप्टिंग मैकलोन लाइन, चाइना ये मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बार बार जम्मू एंड कश्मीर का राग आलाप रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, देख लेते हैं। ये 53 क्वेश्चन, ये 54 है, 53 वाला यहाँ पे 54 है, तो आप देख सकते हैं। मोरारजी देसाई, ठीक है, डी से रिलेटेड है, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। IK गुजराल, इससे बी से रिलेटेड है। नरसिम्हा राव, लुकिस्ट पॉलिसी। नरेंद्र मोदी, 5S विजन, वेरी गुड, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 54th क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, लेकिन ये 55 थे। विच ऑफ वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 5 विजन। कौन सा इंडिया का जो 5 विजन नरेंद्र मोदी ने दिया वो कौन कौन सा है? तो देखो, रिस्पेक्ट है, डायलॉग है, कॉपरेशन है, पीस है, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी है, ये नहीं है। इसका एक आंसर, इसका एक दिया था हार्मोनी,
मतलब भाईचारा, ये भी आया था 2023 में यूजीसी नेट में, ये भी रॉन्ग आंसर ऑप्शन था, तो सी इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये 5 है, 1 2 रिस्पेक्ट, डायलॉग, कोऑपरेशन, पीस, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, शांति, सहयोग, संवाद, सम्मान, 5 ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट वन ऑफ द पंचरम बाय द मोदी गवर्नमेंट टू द इंडियन मेक इंडिया एंड डेवलप्ड नेशन इन 25 years। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द पंचरम इज यूनिटी। ओके, ये है 5 जो पंच तत्व पंचरम है, 5 एलिमेंट्स हैं एकता के, वो रिजॉल्व ऑफ डेवलप्ड इंडिया है, रिजोल्यूशन मतलब कि प्रण है, रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट मतलब कि कोई भी इंडिया को जो है कब्जा करे इसके माइंडसेट से हटाना बिल्कुल भी, टेकिंग प्राइड इन आवर लेगेसी, ठीक है, हम अपने मतलब कल्चर के लिए आगे बढ़े, कल्चर को आगे बढ़ाएं, फुलफिलिंग द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन विथ ऑनेस्टी, ठीक है, ये है। और ये डी वाला गलत है, ये नहीं है, इसकी जगह पे ये है यूनिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी जो है नहीं है, फिफ्थ एलिमेंट यूनिटी है, प्रिजर्व द एसेंस ऑफ आर यूनिटी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 56 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने का। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप सिर्फ पढ़ के बुक्स पढ़ के नहीं कर सकते। थैंक यू।